नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संपत्ति अंतरण अधिनियम के एक विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोचन का अधिकार क्या होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह लगातार ये आपका प्रश्न आता है। तो मोचन के अधिकार पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोचन का अधिकार क्या होता है, राइट टू रिडेम्पशन या राइट ऑफ रिडेम्पशन होता क्या है। ठीक है, किस चीज़ को हमें मोचन कराना है, कब मोचन कराने का अधिकार होगा, किसको यह अधिकार प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ों की चर्चा होगी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि रिलेटेड सेक्शन कौन सा है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, टीपीए का सेक्शन कौन सा मोचन के अधिकार से संबंधित है और एक्ट क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पर पढ़ना तो एक्ट के हिसाब से ही है, लेकिन जैसे धारा 60 मोचन का अधिकार, ये है जो बात बेयर एक्ट कह रही है, उसको ना हेडलाइन बनाते हुए कोशिश ये होगी कि मोचन के अधिकार को हम समझें। ठीक है, कुछ बातें बेयर एक्ट में लिखी हैं, लेकिन बहुत सी बातें समझने के ऊपर निर्भर करती हैं। तो देखते हैं क्या है। ठीक, धारा 60 इससे संबंधित है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 60 इससे संबंधित है। धारा 60 क्या कहता है, सिंपली हम उसको देख लेते हैं। लिखा है, मोचन कराने का बंधक कर्ता का अधिकार, यानी कि यह जो आपका मोचन का अधिकार है, राइट टू रिडेम्पशन है, ये बंधक कर्ता का अधिकार है। ठीक है, बंधक कर्ता का अधिकार है। ठीक, अब बंधक कर्ता का अधिकार होने का मतलब, बंधक कर्ता कौन? एक व्यक्ति को ऋण लेना है, वो अपनी किसी संपत्ति, स्थावर संपत्ति को बंधक बनाता है और उसके बदले में ऋण प्राप्त करता है। यानी कि एक कर्ज लेता है, कुछ रुपए लेते हैं कि भाई अगर मैं कर्ज नहीं दे पाऊंगा तो ये संपत्ति आपकी हो जाएगी, ऐसा कुछ उसने एग्रीमेंट कर लिया और संपत्ति के बिहाफ पर, संपत्ति की गारंटी पर उसको ऋण मिल गया। सिंपली बंधक यही होता है। और जो ऋण का प्राप्त करने वाला है, जिसने अपनी संपत्ति को बंधक रखा है, उसी को बंधककर्ता कहते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है धारा में, जरा इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मूलधन के शोध हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन उपयुक्त समय और स्थान पर देने या निवेदित करने पर यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि बंधककर्ता के बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसी दस्तावेजों का परिधान करे जो बंधकदार के कब्जे में हो या शक्ति में हो। जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है, वहाँ बंधककर्ता को उस पर कब्जा प्रदत्त कर दे। बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति उसको या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वो निर्देशित करे, प्रति अंतरित करे, या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृत की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता उस हित का अल्पीकरण करता है, तो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे, और जहाँ की बंधक रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत कराए। ऐसी बातें कराते हैं, ऐसी बातें आपकी धारा 60 में लिखी हैं। और इसी को, यानी कि अगर हम देखें, राइट टू रिडेम्पशन क्या है, बंधककर्ता का अधिकार है। ठीक, बंधक, ठीक है, के बदले जो धन लिया गया है, ठीक, शोध हो जाने पर बंधकदार, जिसने ऋण दिया है, को देकर, ठीक है, अपनी संपत्ति या विलेख को वापस पाने का अधिकार है। ठीक है, वापस पाने का अधिकार है।
मतलब डायरेक्ट भी बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में चीज़ें रुकें उसके लिए हमने क्या समझा कि रिडेम्पशन का अधिकार बंधक कर्ता का अधिकार है, जो बंधक धन शोध हो जाने पर, ठीक है, जब ड्यू डेट आ गई, ड्यू हो गया कि अब आप इसको दे दीजिए, समय शुरू हो गया है, बंधकदार को वो धन वो दे देगा और अपनी संपत्ति या विलेख जो कुछ भी है उसे धन देने के बाद वापस पाने का जो अधिकार है, इसी को मोचन का अधिकार कहते हैं। बहुत सरल भाषा में, सिंपल भाषा में यही सब बातें धारा 60 में भी लिखी हुई हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। ये इतनी बात बेयर एक्ट से निकाल करके हमने एक समरी ले ली, एक छोटे में हमने मोचन के अधिकार को समझ लिया। लेकिन क्या बस इतना समझ लेने मात्र से हमारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, हमारे मोचन को समझ में आ जाएगा कि कैसा अधिकार है क्या है? तो तरह नहीं, अब आपको कुछ और बात भी जाननी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उसके हिसाब से नेचर क्या होता है मोचन का, उन सब चीज़ों को भी हमें जानना पड़ेगा। तो जब हम आएंगे, क्योंकि ला, देखिए ला के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखे रहिएगा, ला पढ़ने से नहीं आता है, ला जानने से आता है। तो यहाँ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं हमको ला आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है, बल्कि आप जानिए, विधि को जानिए, ठीक है। ये अपने अधिकार का प्रयोग करिए, आपका अधिकार है कि ला को पढ़ ही नहीं रहे हैं, ला को हम जान भी रहे हैं, तो ला को जानिए। तो अब देखते हैं मोचन का अधिकार क्या है, ठीक। अब बात आती है कि क्या यह है, जैसे इंग्लैंड में जब इस मोचन के अधिकार की चर्चा हुई तो साम्या, इक्विटी के अधिकार के, भाई इस हाथ आपने संपत्ति ली, बदले में धन दिया कि ठीक है धन वापस करोगे तो मैं संपत्ति वापस कर दूंगा। तो उसी तरीके से जब उसने धन वापस किया तो आप संपत्ति को भी वापस कर दीजिए, इसी को साम्या कहते हैं, ठीक है, इक्विटी कहते हैं। समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब बात आई, प्रश्न उठता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो क्या यह साम्या का अधिकार मोचन का अधिकार है या विधिक अधिकार है? प्रश्न उठता है, तो आपको उत्तर जानना पड़ेगा, ठीक है, कि बंधक का अधिकार कैसा अधिकार है, ठीक है, ये विधिक अधिकार है, ना कि सामयिक। इस बात को आपको जानना पड़ेगा। ये आपका प्रश्न है, मेंस में भी आ सकता है कि मोचन का अधिकार एक विधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी या लीगल राइट है, ना कि साम्यिक अधिकार है। तो जब बात आई क्यों ऐसा, तो ये साम्या की चर्चा आखिर क्यों हुई, ये इंग्लैंड में है, यानी इंग्लिश लॉ में इसे साम्या का अधिकार माना जाता है। भारत में, इंडिया में, ठीक है, इसे विधिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि यह अधिकार धारा 60 के जरिए आपको दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 60 के जरिए आपको यह अधिकार दिया गया है। तो आप कैसे कहेंगे, ठीक है, बात को समझिएगा। साम्या से ही आया, लेकिन जब एक एक्ट में प्रावधान करके यह अधिकार आपको दे दिया गया विधिक तौर पर, तब यह विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कैसा अधिकार है, तो आप कहेंगे इंडिया में यह एक विधिक अधिकार है। इंग्लैंड में सामयिक अधिकार हो सकता है, आया साम्या से है, हो सकता है, ये सब अलग बात है। लेकिन वर्तमान में आपके पास मोचन का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपका उत्तर है ये हमारा विधिक अधिकार है, जो कि टीपीए के धारा 60 में हमको दिया गया है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं, ठीक, बंधक धन जब हमने वापस कर दिया ड्यू डेट को, ठीक, अगर वो नहीं दे रहा है तो हमको वाद लाने का अधिकार हो गया। तो हम मोचन के अपने अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली ड्यू डेट को धन दे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यायालय में वाद ला करके हमने दे दिया, वो नहीं, हमको हमारी संपत्ति वापस नहीं कर रहा था, तो हम न्यायालय में वाद ला करके अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। या कुछ कन्फ्लिक्ट था तो हम न्यायालय में निक्षेप करके,
ठीक है, न्यायालय में धन का निक्षेप कर दिए कि साहब देखिए मैं ब्याज सहित सारा मूलधन वापस कर रहा हूं, कृपया मेरी संपत्ति को दिलाया जाए, हमारे मोचन के अधिकार का एग्जीक्यूशन कराया जाए। तो न्यायालय में जमा करके भी आप अपने बंधक के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, ये छोटी सी बातें हैं, ठीक है, छोटी सी बातें हैं, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए आप बंधक कई प्रकार का पढ़ते हैं। कुछ बंधक संपत्तियों का कब्जा दे करके भी होता है, कुछ बंधक विलेखों के माध्यम से भी हो सकता है, कुछ बंधक कागज पत्र रख करके भी हो सकता है। जैसे बैंक से लोन लेने गए, अपने मकान पर आपने को बंधक रखते हुए ऋण उठाया, तो आप जो मकान के ओरिजिनल कागजात हैं बैंक के पास रख दिए। अब जब आपने पूरा धन वापस कर दिया तो बैंक को वो कागजात वापस करना उनका कर्तव्य हो जाता है और मोचन के अधिकार के तहत उस कागजात को पाने का आपका अधिकार हो जाता है। तो बात समझिएगा, संपत्ति के कब्जे का प्रदान भी हो सकता है, विलेखों का भी प्रदान हो सकता है, या कोई डीड तैयार किए हैं और वो बंधकदार के पास रखा हुआ है तो उस डीड को प्राप्त करने का भी आपको अधिकार मोचन के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि संपत्ति हो या लेख विलेख हो, सब वापस पाने का आपका अधिकार हो जाता है यदि आपने शोध धन जो भी ड्यू अमाउंट है उसको दे दिया है आपने उचित समय पर, ठीक है, समय भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है, यही मोचन के अधिकार से एक प्रश्न आता है, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार, ध्यान से सुनिएगा, कई बार मेंस में भी आया है, कई बार प्रीलिम्स में भी आया है। समस्या ये फंसती है कि ये जो स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ उसका भाव नहीं समझ पाते हैं और गलत हो जाता है, क्योंकि अगर सीधे शब्दशः पढ़ेंगे तो कुछ मतलब और समझ में आता है और वास्तविक मतलब उसका कुछ और होता है। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक बार बंधक सदैव बंधक, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार बंधक सदैव बंधक, एक बार बंधक सदैव बंधक, यानी वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। ये प्रश्न बार बार आता है। अब बात आई, जब आप इंडिविजुअल पढ़ते हैं एक बार बंधक सदैव बंधक, तो क्या इसका अर्थ ऐसा निकल रहा है कि हमने एक बार कोई चीज़ बंधक रख करके ले लिया तो अब मैं सदैव ऋणी ही रहूँगा, वो बंधक सदैव के लिए हो गया, ऑलवेज हो गया? लिखा तो कुछ ऐसा ही है। तो इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत बार बहुत लोग इंडिविजुअल एक बार बंधक सदैव बंधक को टॉपिक उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं, वही समस्या शुरू हो जाती है। तो एक बार बंधक सदैव बंधक यदि पढ़ना है तो आपको राइट ऑफ रिडेम्पशन समझना पड़ेगा। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन आपने समझ लिया, अब ये भी आसान हो जाएगा। ठीक, अब बात आई कि कहने का इनका क्या मतलब है, ठीक है। इनका, इसका अगर एक सामान्य जो हमें एक समरी के रूप में अर्थ जानना है, वो इस तरह से जाना जा सकता है कि इसका मतलब है बंधक कर्ता को मोचन के अधिकार से किसी भी प्रकार से वंचित
नहीं किया जा सकता। यानी एक बार बंधक सदैव बंधक का अर्थ है कि बंधककर्ता को मोचन के अधिकार से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हमको कुछ और बात समझ में आ रही है। एक बार बंधक सदैव बंधक, यहाँ पर मामला फंस जाता है। ठीक है, कि इसका हम अर्थ क्या लगाएं। ठीक, क्योंकि ये जो मोचन का अधिकार होता है ये अत्यांतिक अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। अब बात आई, एब्सोल्यूट शब्द तो वहां पर लगता है जहां पर कोई इफ बट ना हो। वही तो आपने लिखा कि मोचन के अधिकार से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारा ड्यू हो गया, हम धन देंगे सही समय पर, तो आप कोई भी, यानी कि जब हम मॉर्गेज डीड कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी शर्त लगाई जाती है जो इस मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती हो, तो वैसी कंडीशन वॉइड होती हैं। कोई भी, भले ही सहमति के साथ दोनों लोग डीड पर सिग्नेचर कर रहे हों, नहीं, ऐसी शर्त, क्योंकि आपने पढ़ा है टीपीए में अंतरण को अवरुद्ध करने वाली शर्तें शून्य होती हैं, धारा 10 में आपने पढ़ा है। तो वही बात यहाँ पर भी लागू है कि अंतरण विलेख में मोचन के अधिकार को अगर कोई बाउंड करने वाली शर्तें हैं, कोई प्रतिरोध वहाँ पर उत्पन्न कर रही हैं, तो वह शर्तें शून्य होती हैं। इसीलिए कहा जाता है एक बार बंधक सदैव बंधक। यानी कि बंधक का उद्देश्य क्या है कि बंधक कर्ता बंधक धन ऋण को चुकाए और अपनी संपत्ति को वापस पाए, अपने विलेख को वापस पाए। ये एक सामान्य बंधक की शर्त है। इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते, इसमें आप शर्तें लगा करके प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। इसमें, ठीक है, केस लाज भी आपको पढ़ने हैं, इसमें आपको केस लाज भी पढ़ने हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, एक केस है नोक्स वर्सेज राइस। नोक्स वर्सेज राइस 1902 का केस है। ठीक है, इसमें कहा गया कि कोई भी प्रावधान जो मोचन को रोकने, टालने या बाधा डालने के लिए सन्निविष्ट किया जाता है वह शून्य होता है। ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। इसी तरह है बर्नान वर्सेज बेथेल 1762 का। बर्नान वर्सेज बेथेल 1762 का वाद है। इसमें क्या कहा गया, ऋण देते समय बंधकदार किसी शर्त या घटना का प्रावधान नहीं कर सकता है जिस पर मोचन की साम्या समाप्त हो जाए और हस्तांतरण पत्र अत्यांतिक या पूर्ण हो जाए। ऐसी कोई शर्त आप नहीं लगा सकते हैं कि मोचन की साम्या समाप्त हो जाए। यानी कि साम्या का नियम है। ठीक, साम्या का क्या नियम है ये भी जानिए। देखिए, आपका विधिक अधिकार है लेकिन आया तो साम्या से है। तो साम्या का नियम है कि बंधककर्ता और बंधकदार के बीच ऐसा कोई करार जो बंधक के समय में किया गया हो और जो बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को ऋण के भुगतान करने पर प्रवर्तित करने से रोकता हो, विधि मान्य नहीं होगा। यही बंधक की साम्या कहती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार पक्षकारों के बीच तत्प्रतिकूल संविदा के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही उसके लिए बंधककर्ता ने सहमति अपनी इच्छा से दी हो। यानी विधिक नियम है, विधिक अधिकार है। आप जानते हैं विधि को अवरुद्ध करने वाली शर्तें शून्य होती हैं। ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है कि विधि के प्रवर्तन को रोकने वाली शर्तें शून्य होती हैं। तो विधि कह रही है कि मोचन का अधिकार आपको है, तो आप कैसे बाउंड कर सकते हैं।
नहीं कर सकते हैं, शून्य होगी तो कोई भी बाधा नहीं डाला जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके बाद कुछ और केस लॉ हैं, ठीक है, नोक्स वर्सेज राइस, बर्नान वर्सेज बेथेल, इसके अलावा बेडले वर्सेज कैरिट, ठीक है, इसके अलावा भी है बेडले वर्सेज कैरिट, ठीक है, ये बात भी आपका इंपॉर्टेंट है, बेडले वर्सेस कैरिट, ठीक है, ये 1903 का है, ठीक। इसके अलावा क्रिग लिगर वर्सेस न्यू पेंटागोनिया, क्रिग लिगर वर्सेस न्यू पेंटागोनिया, न्यू पेंटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी, मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी, यह केस आपका है 1914 का, यह केस 1914 का है। यह सब भी केसेस इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर के सिंपल में क्या समझेंगे, एक बार बंधक सदैव बंधक, इसका अर्थ होता है कि बंधककर्ता के मोचन के अधिकार पर बाधाएं नहीं लगाई जा सकती हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं लगाई जा सकती हैं, समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई शर्त है तो वो शर्त शून्य होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो यह है आपका सिंपल, ठीक है, यह आपका सिंपल मोचन का अधिकार है, ठीक। तो मोचन के अधिकार में धारा 60 टीपीए आपको पढ़ना है, ठीक है, ये विधिक अधिकार है, इस बात को जानना है, और इस रिडम्पशन का अर्थ क्या होता है इस बात को जानना है, और साथ ही एक बार बंधक सदैव बंधक, इतने पॉइंट्स को यदि आप क्लियर करते हैं, क्लियर होता है दिमाग में, और क्रमशः इनको आप लिखते हैं डिटेल में, तो आपका मेंस का आंसर भी पूरा हो जाता है। और आप उठा करके देखिए, प्रीलिम्स भी इसके बाहर कभी भी नहीं आया है। और यदि इस तरह आप, ठीक है, कह सकते हैं प्यूरिफाई करके एडाप्ट करते हैं, तो आपसे गलती की संभावना न्यूनतम रहेगी, और गलती न्यूनतम रहेगी तो सफलता की दर अपने आप बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ मोचन का अधिकार आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक क्लिष्ट टॉपिकों में से ला के माना जाता है। टीपीए के बहुत से ऐसी थ्योरीज हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो बहुत कठिन सी लगती हैं केवल सही तरीके से ना पढ़ने के कारण। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई इशू है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन कर सकते हैं, सॉल्व कर दिया जाएगा। पसंद आया हो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के विशेष जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको वीडियोज मिलती रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आगे का रास्ता आसान होता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।